यूक्रेन का इलाका शहर के निवाह में था। खारदार तारों के एक गेट से गुजरने के बाद मैंने एयरफील्ड देखा। इस दौरान मुझे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। कई गाड़ियां इधर से उधर आ जा रही थीं। गालिबन जहां आने वालों के लिए ज्यादा पाबंदियां नहीं थीं। एयरफील्ड पर हेलीकॉप्टर नंबर AJ490FS एक तरफ खड़ा था। उसके नजदीक एक पायलट खड़ा हुआ था। मैं उसके करीब पहुंचा तो पायलट ने गर्दन खम करके मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं उसकी हिदायत पर अमल करके हेलीकॉप्टर में जा बैठा। पायलट ने अपनी सीट संभाल ली और चंद ही लम्हे के बाद हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होने लगा। हम साहिल के साथ साथ परवाज करते रहे। एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ जमीन। हेलीकॉप्टर के पायलट ने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। मैं नीचे देखता जा रहा था। साहिल के साथ साथ अब जजीरे शुरू हो गए थे। बुलंदी से देखने पर ये जजीरे गैर आबाद और सुनसान नजर आते थे, लेकिन जाहिर है शहरी आबादी से इतनी कुर्बत की बिना पर ये सुनसान और गैर आबाद नहीं होंगे। मुमकिन है ये सब हुकूमत के कंट्रोल में हो और जहां इस मुल्क के लिए कुछ काम होता हो। हेलीकॉप्टर खासी नीची परवाज कर रहा था। समंदर का पानी साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हम एक जजीरे के बिल्कुल करीब से गुजरे। यहाँ सामने के रुख से गुजरने के बाद छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला था। हेलीकॉप्टर उन पहाड़ियों से ज्यादा ऊंचा नहीं था। दफतन ही कुछ हुआ। एक लम्हे के लिए तो मैं समझ नहीं सका था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हो गया कि क्या हुआ है। गोलियों की एक बौछार आई थी और खिड़कियों से लेकर कॉकपिट तक के शीशों में सुराख करती चली गई थी। नीचे चंद अफराद सब मशीन गन उठाए फायर कर रहे थे। गोलियों की दूसरी बौछार आई मगर मैं तेजी से नीचे झुक गया। हेलीकॉप्टर ने एक झटका लिया और नीचे गिरने लगा। मैंने चीख कर पायलट से हेलीकॉप्टर संभालने के लिए कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा और मैं उसका वहशतज़दा चेहरा देख कर डर गया। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून था और उसकी गर्दन के पास एक सुराख था जिसके किनारे बारूद से स्याह पड़ गए थे और सुर्ख लहू गोश्त की गुलाबी रंगत पर से बहता हुआ बाहर निकल रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर उसके मुंह से सिर्फ खून निकल सका। वो सीट से नीचे गिर गया। हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गई थी और वो तेजी से समंदर की तरफ जा रहा था। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और छलांग लगा दी। हेलीकॉप्टर और मैं दोनों साथ साथ ही समंदर में गिरे थे। जब मैं सतह आब पर उभरा तो जजीरे के और मेरे दरमियान पानी की सतह पर जलता हुआ हेलीकॉप्टर था। मैंने फासले का अंदाजा लगाया और गोता लगाकर नीचे ही नीचे चल पड़ा। अगली दफा जब मैंने हाँफते हुए सांस लेने के लिए मुंह पानी से बाहर निकाला तो जजीरे का साहिल थोड़ी ही दूर रह गया था और हेलीकॉप्टर का फौलादी ढांचा पानी में पायलट की खून आलूद लाश समेत गर्क हो चुका था। मैं बरक रफ्तारी से हाथ मारता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर साहिल की एक चट्टान का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया। मेरी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। पिस्तौल तो पानी में पहुंचने के बाद ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि पानी में भीगकर वो नाकारा हो चुका था और अब मैं निहत्ता था और इस जजीरे पर मेरे दुश्मन मौजूद थे जो सब मशीन गन्नों से मुसल्ला थे। मैं रेत पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक तवील मैदान के बाद चंद पेड़ नजर आए जो उस जजीरे पर उदास और खामोश खड़े हुए थे। दूर तक कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। मैं उन दरख्तों के नीचे पहुंच गया और फिर उनकी आड़ में आगे बढ़ने लगा। उस वक्त मैं एक दरख्त की आड़ से निकला ही था कि अचानक एक सर्द नाल मेरी पुश्त से आ लगी और उसके साथ ही एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, हाथ ऊपर उठा दो। मैंने बेख्तियार हाथ ऊपर उठा दिए। किसी ने पीछे से मेरे बदन की तलाशी ली और कुछ न पाकर मुझे अपनी तरफ घुमा दिया। 4 आदमी मेरे सामने खड़े थे। ये चारों मेरे लिए अजनबी थे। उनके चेहरों से मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से है। मुमकिन है मकामी ही हूँ। उन्होंने मुझे आगे चलने का इशारा किया और फिर वो मेरे पीछे पीछे मुझ पर सब मशीन गन्ने ताने साथ साथ चलने लगे। फासला ज्यादा तय नहीं किया गया। थोड़ी देर के बाद मुझे एक कुशादा गार के दहाने के सामने ले जाया गया और अंदर दाखिल होने की हिदायत की गई। गार तारीक था और उसमें चलते हुए ये एहसास होता था कि खासा बुलंद भी है। मैं अंधों की तरह आगे बढ़ता रहा। मेरे पीछे उन लोगों के कदमों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद गार बाईं तरफ घूम गया। उधर हल्की सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक और सुराख से आ रही थी जिसे दूसरे गार में दाखिल होने का दरवाजा कहा जा सकता था। उन लोगों के इशारे पर मैं उस सुराख से अंदर दाखिल हो गया। यहाँ एक शमादान में 5 शमें जल रही थीं और अंदर एक खासा कुशादा गार मौजूद था जिसमें मुख्तलिफ किस्म का काठ कबाड़ भरा हुआ था। गालिबन कश्तियों के बादबान, लंबी लंबी लकड़ियां, कुछ कुर्सियां जो टूटी हुई थीं और ऐसी ही दूसरी चीजें। उन लोगों ने इधर उधर देखा और फिर उनमें से एक ने रस्सी उठाकर मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए। उसके बाद इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए
उसने एक जोरदार लात मेरी कमर पर रसीद की और मैं फर्श पर गिर गया। गिरने के बाद मेरे पांव भी बांध दिए गए और वो लोग मेरा मुकम्मल जायजा लेने के बाद वहां से बाहर चले गए। किसी ने एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। मैं सीधा होने की कोशिश करने लगा और कोहनी के बल जोर लगाकर सीधा हो गया। दिमाग तारीख हुआ जा रहा था। गालिबन रात को न सोने की वजह से भी इस कैफियत में कुछ इजाफा हो गया था। लिबास बुरी तरह भीगा हुआ था और मेरे बदन से चिपक गया था, लेकिन इस खस्ता हाली के बावजूद मैं अपने जहन को पुरसुकून रखना चाहता था ताकि इससे कोई बेहतर काम ले सकूं। काफी देर तक मैं उसी तरह लेटा रहा और उस शमादान को देखता रहा जिसमें लगी हुई मोमबत्तियां आधी से ज्यादा जल चुकी थीं, लेकिन फिर भी इतनी मोटी थीं कि उनके कई घंटे तक जलते रहने का इम्कान था। बाहर मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। यूं महसूस होता था जैसे मुझे लाने वाले यहाँ छोड़ने के बाद मुतमईन होकर चले गए हों। मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। यहाँ से आजादी हासिल करना जरूरी था। ये नहीं कहा जा सकता था कि ये कौन लोग थे, मेरे नामालूम दुश्मन या मकामी हुक्काम के हरकारे या मिस्टर आइंशलायर ने मेरे साथ बदअहदी की है। लेकिन इसके लिए मुझे इतनी दूर इस जजीरे तक लाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो मुझसे गुफ्तगू के थोड़ी देर के बाद भी हो सकता था। इसका मतलब है कि ये लोग मेरे वो दुश्मन थे जिनके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। देर तक मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। उस सामान की तरफ भी निगाहें उठी जो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। उस सामान की तलाशी लेना भी मुमकिन नहीं था उस वक्त तक जब तक कम से कम हाथ न खुल जाएं। हाथ खोलने के लिए क्या तरकीब होनी चाहिए, और ये तरकीब थोड़ी देर के बाद ही मेरे जहन में आ गई। मैंने उस शमादान की तरफ निगाहें दौड़ाईं जिस पर 5 शमें रोशन थीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खिसकने लगा। मुझे अंदाजा था कि पैर बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन अगर मैं उठकर बैठ जाऊं तो फिर पैरों के बल दीवार के सहारे खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी, और खड़े होने के बाद मेरा चेहरा बआसानी शमादान के करीब पहुंच सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं खिसकता रहा और उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि कोहनियां थोड़ी सी छिल गई थीं। बिलाखिर मैं उस दीवार के नजदीक पहुंच गया जिस पर शमादान रोशन था, और दीवार का सहारा लेकर खड़े होने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, सिवाय रानों पर जोर देने के। खड़े होने के बाद मैंने अपना चेहरा शमादान की तरफ बढ़ाया और दांतों से उसके निचले हिस्से को पकड़कर उसे उतार लिया। इस कोशिश में पेशानी का थोड़ा सा हिस्सा एक शमा से जल गया था। फिर मैंने शमादान को इस तरह से नीचे गिरा दिया कि शमा बुझने न पाए। मोमबत्तियां शमादान से निकलकर नीचे गिर गई थीं, लेकिन वो रोशन थीं। मैंने एहतियात से बैठकर अपना रुख तब्दील किया और हाथों में बंधी हुई रस्सियां उनमें से एक जलती हुई शमा के शोले पर रख दी। मेरी कलाई 2-3 जगह से जल गई, लेकिन मैंने उसकी परवाह न की थी। एक ही जगह हाथों को टिकाए रखना, वो भी देखे बगैर, जरा मुश्किल काम था। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे रस्सी जल गई हो। मैंने शमा के शोले से उसे हटाकर थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन रस्सी अभी इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि टूट जाती। चुनाचे मैंने उसे फिर शमा के शोले पर रख दिया। तकरीबन 10 मिनट की मुसलसल कोशिशों के बाद मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए थे। हाथ आजाद हुए तो पैरों को आजाद होने में भला क्या दिक्कत पेश आ सकती थी, और उसके बाद मैं उन बंदिशों से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया। मैंने गार के दहाने के करीब पहुंचकर बाहर झांका। तारीकी और सन्नाटे के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। मैं फिर उस सामान के पास पहुंच गया जो थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। शमें मैंने फिर से शमादान में लगा दी थीं और शमादान को उसकी जगह रख दिया था। सामान में मुझे एक नोकदार सलाख जैसी चीज मिल गई जो गालिबन आतिशदान की आग कुरेदने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, या फिर मुमकिन है ये किसी और काम के लिए हो, लेकिन ये सलाख मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती थी। सलाख को अपने कब्जे में करने के बाद मैं गार के दहाने से बाहर निकल गया और उस लंबी सुरंग में चलता रहा। फिर उस बहुत बड़े दहाने के पास पहुंच गया जिससे मुझे गुजार कर अंदर लाया गया था। दहाने के पास एक लम्हे के लिए मुझे किसी शख्स का साया महसूस हुआ, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे सकता था। मैंने सलाख दोनों हाथों से पकड़ी और फिर सीधी उस शख्स के सीने में घोंप दी। उस शख्स के हलक से एक करीह चीख निकली। उसने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सलाख अपना काम कर चुकी थी। मैंने सलाख को वापस खींचकर दोबारा उसके हलक में पेवस्त कर दिया, और उसके बाद भला उसके जौंबर होने की क्या गुंजाइश थी। मैंने एक बार फिर सलाख खींची और खून का फव्वारा छूट पड़ा। मेरे हाथ खून में तर हो गए थे। वो शख्स कुछ देर तड़पने के बाद मर गया। चंद लम्हे मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उसका रिवॉल्वर कब्जे में किया। थोड़ी सी करेंसी और कुछ दूसरी चीजें भी दस्तयाब हुई थीं। उसके बाद मैं बाहर निकल आया। उसके साथियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कब वापस आ जाएं। उस वक्त यहाँ से फरार जरूरी था ताकि कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। गार से मैं काफी दूर निकल आया और फिर झाड़ियों का एक झुंड देखकर उसकी तरफ बढ़ गया।
उन लोगों की निगाहों से बचने के लिए कोई फौरी पनाहगाह जरूरी थी। कद्दे आदम झाड़ियों में अपने लिए जगह बनाकर मैं बैठ गया। काफी देर तक मैं यहाँ रुका रहा। दूर दूर तक खामोशी का राज था। पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए थे। मुमकिन है वो जजीरे से ही चले गए हों। मजीद कुछ वक्त गुजारने के बाद मेरे लिए उन झाड़ियों में रुके रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मैं बाहर निकल आया और मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। साहिल ज्यादा दूर नहीं था। पानी की लहरों ने मेरी रहनुमाई की और मैं उन चट्टानों की तरफ बढ़ गया जो एक तरफ किनारे से लगी हुई थी। बहुत सी चट्टानें अंदर से खोखली थीं, लेकिन उनके अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि साल साल से यहाँ केकड़ों के खानदान आबाद थे और केकड़े भी इतने बड़े बड़े कि जिन्हें देखकर खौफ महसूस हो। एक बुलंद जगह को मैंने अपने लिए मुंतखब कर लिया। अगर हेलीकॉप्टर ही से उस जगह देखा जाता तो मैं नजर आ सकता था, वरना नीचे से मेरा देखा जाना मुमकिन नहीं था। यहाँ बैठकर मैं दूर दूर तक समंदर का जायजा लेने लगा। बहुत दूर एक जहाज लंगर अंदाज नजर आ रहा था, लेकिन उसका फासला इतना था कि तैर कर वहां जाने की कोशिश का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फौरी तौर पर जजीरे से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गलता समंदर का नजारा करता रहा और इस दौरान मुझे वक्त के गुजरने का भी एहसास न रहा। सूरज छुप गया और तारीकी बर्क रफ्तारी से जजीरे पर फैलने लगी। यहाँ से समंदर में बिखरे हुए जहाजों की रोशनियां देखी जा सकती थीं, लेकिन उनमें से कोई जहाज ऐसा नहीं था जिस तक बगैर किसी वसीले के रसाई मुमकिन हो सकती। अभी बैठा मैं ये सोच ही रहा था कि दफतन चंद रोशनियां एक सीध में जजीरे की तरफ आती महसूस हुई और मैं मोहतात हो गया। गालिबन यहाँ से जाने वाले वापस आ रहे थे। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर उनकी तादाद 3 है और ये वही लोग हैं जो मुझे कैद करके यहाँ से चले गए थे, तो मैं उनसे निपट सकता था और ये कोशिश कर सकता था कि उन्हें साहिल पर ही हलाक करके लॉन्च हासिल कर लूं। लेकिन अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो फिर मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मैंने लॉन्च का रुख देखकर अंदाजा लगाया कि वो साहिल पर किस जगह रुकेगी और फिर मैंने अपनी जगह छोड़ दी। चट्टानों के दरमियान तारीकी में एहतियात से उतरना जरूरी था। यहाँ काई और फिसलन भी बहुत ज्यादा थी। गिर पड़ता तो हड्डी पसली एक हो जाती। लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता साहिल तक पहुंचती जा रही थी और थोड़ी देर के बाद वो साहिल से आ लगी। मैं अपनी जगह साकित होकर उन लोगों को देखने लगा जो लॉन्च से नीचे उतर रहे थे। उनकी तादाद 5 के करीब मालूम होती थी। अभी मैं कोई कदम उठाने का फैसला कर ही रहा था कि दफतन मेगाफोन पर एक आवाज सुनाई थी, अली यार खान, अगर यहाँ मौजूद है तो हमारे पास आ जाए। हम उसे यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। किसी किस्म की कोई अहमकाना कोशिश हमारे लिए भी और उसके लिए भी नुकसानदेह है। हमारा ताल्लुक हुकूमत से है। मैंने हैरत से ये आवाजें सुनी और सोचने लगा कि इसमें कहाँ तक सदाकत हो सकती है। इस बात का भी इम्कान था कि मेरे दुश्मनों को पता चल गया हो कि मैं उनकी कैद से फरार हो गया हूँ और उस वक्त मुझे जजीरे पर तलाश करने के लिए ये मुनज़्ज़म कार्रवाई की गई हो। लेकिन ये भी बईद अज़ क़यास था कि वो हुकूमत ही के आदमी हों और वाकई मेरी भलाई चाहते हों। ज़हन उलझन का शिकार हो गया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि अपने आप को उनके हवाले कर दूं। उस जजीरे से निकलने की कोई न कोई सूरत तो होना ही चाहिए। उन लोगों की आवाज फजा में गूंजती रही। वो मुंतशिर नहीं हुए थे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे। तब मैंने अपने हाथ में दबे हुए पिस्तौल से फायर किया और वो सब बुरी तरह उछल पड़े। फायर की वजह से वो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। तेज टॉर्चों की रोशनियां तारीकी में लहराने लगी और मैं उनके सामने आ गया। उनमें से मेगाफोन वाले ने चीख कर कहा, अगर आप अली यार खान हैं तो बराह करम कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करें। हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपके मददगार हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ता चला गया और फिर उनके करीब पहुंच गया। उसने कहा, मिस्टर अली यार खान, मेरा ताल्लुक वजारत दाखिला से है। पिस्तौल इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। हमारे पास आपके लिए एक अहम पैगाम मौजूद है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस जजीरे पर कैद हूँ? वो बोला, इसकी तफसील आपको बाद में बता दी जाएगी। मुख्तसरन इतना समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर की तबाही को देख लिया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ तहकीकाती मराहिल से गुजर कर ये फैसला किया गया कि आपको यहाँ तलाश किया जाए। इब्तिदाई तौर पर ख्याल भी था कि हेलीकॉप्टर के हादसे में आप भी हलाक हो गए हैं। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? वो बोला, आइए हमारे साथ चलिए। आपको वजीर दाखिला से मुलाकात करनी है। आपने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी ना? फिर वो नरम लहजे में बोला, अपना पिस्तौल हमारे हवाले कर दीजिए। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है, प्लीज। मैंने अपना पिस्तौल उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश नहीं की। वो मुझे साथ लिए हुए लॉन्च की जानिब बढ़ गए। उन लोगों से इस बारे में मजीद कुछ पूछना फजूल था।
انہوں نے آئن شلائر کا حوالہ دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق وزارت داخلہ ہی سے ہے۔ لانچ سٹارٹ ہو کر واپس مڑ گئی۔ وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ لانچ کا رخ ایک جہاز کی جانب ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جسے میں نے چٹانوں پر سے لنگر انداز دیکھا تھا۔ بالآخر لانچ جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز پر پہلے سے ہی اس سلسلے میں انتظامات کر لیے گئے تھے۔ ایک مخصوص سیڑھی کے ذریعے ایک ایک کر کے تمام افراد اوپر پہنچ گئے۔ جہاز کے عرشے پر میرا استقبال کرنے والا وزیر داخلہ آئن شلائر ہی تھا۔ میں کئی میٹنگز میں اس سے ملاقات کر چکا تھا اور اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے سکون کی گہری سانس لی کہ کم از کم جو کچھ میں چاہتا تھا اس کی ابتدا تو ہوئی۔ آئن شلائر نے پرتپاک انداز میں میرا خیر مقدم کیا اور پھر میرے ساتھ جہاز کے ایک کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے کہا، مسٹر علی یار خان، ہیلی کاپٹر آپ کو دراصل اسی جہاز پر لا رہا تھا۔ میں نے یہیں آپ سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی یا پائلٹ صورتحال کو سمجھ نہیں سکا۔ میں خود پریشان ہوں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن اس سے میں نے اتنا اندازہ لگا لیا کہ کچھ لوگ آپ کو ہم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مفاہمت کی فضا نہیں پیدا ہونے دینا چاہتے۔ اس واقعے سے میرے انداز فکر میں خاصی تبدیلی آئی ہے، جبکہ چند روز پہلے ہم بری طرح الجھ گئے تھے۔ وہ ایک کیبن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کیبن کا دروازہ کھولا گیا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ بولا، اس گفتگو میں اپنے اور تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو شریک نہیں کیا تاکہ پورے سکون کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔ ویسے ڈیئر علی، میں تمہیں اس کا موقع دے سکتا ہوں کہ تم اپنا حلیہ درست کر لو۔ میرا خیال ہے خاصی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہے ہو۔ وہ سامنے باتھ روم موجود ہے، میں کھانے پینے کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ وزیر داخلہ کا انداز انتہائی دوستانہ تھا۔ میں بھی بڑی کسل مندی محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ کیبن سے ملحقہ باتھ روم میں جا کر میں نے اچھی طرح منہ، ہاتھ اور گردن دھوئی، پاؤں دھوئے اور اپنے لباس کے وہ حصے صاف کیے جو غلیظ ہو رہے تھے، اور پھر دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ مسٹر آئن شلائر ایک موٹے سگار کا کونا توڑ کر اسے سلگا رہے تھے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر سگار کا ڈبہ میرے سامنے کرتے ہوئے بولے، اگر تم تمباکو نوشی کرتے ہو تو؟ میں نے کہا، نہیں مسٹر شلائر، شکریہ، البتہ کافی کا ایک کپ۔ وہ بولے، بس آ رہی ہے۔ اس وقت تک ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے جب تک کہ تم بالکل مطمئن نہیں ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے کافی وقت نکالا ہے۔ میں نے کہا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، بدقسمتی سے اس وقت میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ وہ بولا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہماری ہر کوشش بے مقصد ثابت ہوئی ہے۔ کافی کے لیے شاید کہہ دیا گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ایک باوردی بیرا ادب سے ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا جس پر خشک میوہ، بسکٹ اور کافی کے حسین برتن سجے ہوئے تھے۔ اس نے کافی بنا کر ہم دونوں کے سامنے رکھی اور پھر گردن خم کر کے چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے مجھے اشارہ کیا، پلیز، اور میں نے شکریہ کے ساتھ بسکٹوں کی پلیٹ سے ایک بسکٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ نے پرخیال انداز میں کہا، علی یار خان، میں اسے اپنی بدقسمتی ہی قرار دے سکتا ہوں کہ حالات نے ایسا سنگین رخ اختیار کر لیا جس کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں اٹھانا پڑی۔ واقعات ایسے عجیب اور ناقابل یقین تھے کہ تمام لوگ شدید الجھن کا شکار ہو گئے۔ میں نہیں جانتا تمہیں ان کے بارے میں کس حد تک واقفیت ہے، لیکن میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا۔ حالات کے تحت، بلکہ یوں سمجھو کہ جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے تحت صرف اور صرف یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے نقصانات کی بنیاد تم دونوں یعنی تہذیب میلکم ایکس اور علی یار خان ہو۔ انسانی سوچ ذرا سی دیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم تمہاری اس امداد کو کبھی نہیں بھول سکتے جو تم نے آبدوز کے حصول کے سلسلے میں کی تھی۔ ہمارے خیالات تمہاری طرف سے بہت اچھے تھے، لیکن واقعات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ہمارے ذہن بھٹک گئے۔ ہر چند کے بعد شواہد اس بات کے ملے کہ ان معاملات میں تم لوگ براہ راست ملوث ہو، لیکن نہ جانے کیوں دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی ذہنی طور پر اس بات کو قبول نہ کر سکا۔ علی یار خان، میں ایک ایسے شخص کی حیثیت سے تمہیں یہ واقعات بتا رہا ہوں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تم مکمل طور پر اس میں ملوث نہیں ہو۔ میڈم مارٹینا نہایت مستعدی سے حائل جوشیوں کے اثاثوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کر رہی تھیں اور ہم ان کے حصول کے لیے دنیا بھر میں اپنے جال بچھا چکے تھے کہ اچانک میڈم مارٹینا غائب ہو گئیں اور ان کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ اس سلسلے میں ہمیں دنیا کے بیشتر ممالک میں جو مصیبتیں اور عذاب سہنا پڑے ان کے اعداد و شمار ابھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے وہ نمائندے قتل کر دیے گئے جو حائل جوشیوں کے اثاثوں کی چھان بین کر رہے تھے اور ان کے حصول کے لیے سرگرداں تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے محکموں نے جو معلومات حاصل کی ان کے تحت بہت عجیب انکشافات ہوئے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ گرین پول نامی ایک ادارہ اس معاملے میں سرگرم عمل ہے۔
कॉफी की प्याली मेरे हाथ से गिरते गिरते बची थी। उस वक्त मिस्टर आइंशलायर मेरी ही तरफ देख रहे थे। मेरे इस तरह मुतहज्जर रह जाने को उन्होंने गहरी निगाहों से देखा। मैंने कॉफी की प्याली नीचे रखी और ताज्जुब खेज लहजे में पूछा, क्या बताया आपने, क्या कहा? आइंशलायर ने टुकड़ों में कहा, ग्रीन पोल, और मैं मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।